800 मीटर की दौड़ में ए और बी की चाल का अनुपात 5:6 है। यदि ए को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा। तो कुल 800 मीटर की दौड़ थी, लेकिन ए को बढ़त दी गई है 200 मीटर की। इसका मतलब ए 200 मीटर बाद से शुरू करेगा, तो ए को केवल कितना तय करना है, 600 मीटर ही दौड़ लगानी है, जबकि बी को पूरा 800 मीटर ट्रेवल करना है। अब दोनों की चाल का हमें अनुपात दे रखा है 5:6, और एक चीज़ बताया है कि ए कितने मीटर से जीत जाएगा। इसका मतलब ए यहाँ तक पहुँच गया है, ए ने 600 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली है, तो 5 की गति से उसने 600 मीटर की दौड़ कंप्लीट की है। या दूसरे शब्दों में कहें, 5 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी, 6 को 120 से गुणा करेंगे 720। तो कुल 800 मीटर की दौड़ थी, ए को 200 की बढ़त थी और 600 उसने तय कर दी, 800 कंप्लीट हो गई, लेकिन बी कितना कवर कर पाया है, केवल 720। इसका मतलब ए 80 मीटर से यह रेस जीत गया है। यदि 6, 18 और x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और x एक पूर्ण अंक है, तो x के सभी संभावित मानों की संख्या बताएं। तो त्रिभुज की भुजाओं के बीच एक रिलेशन होता है कि यदि हम कोई दो भुजाएं उसकी जोड़ देते हैं तो वो हमेशा उनका जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और यदि हम उनका अंतर ले लेते हैं किन्हीं दो भुजाओं का, तो वो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब यहाँ से 18 और 6 24, और 18 में 6 घटाएंगे 12, यानी x क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, इस तरह से 22, 21, 20, 19 से 13 तक, यानी कुल 11 संभावित मान x के हो सकते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन से रेखा 6x + 8y - 48 = 0 तक की लंबवत दूरी क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन को समझे। जैसे हमारे पास कोई एक ग्राफ दिया होता है, तो जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं, यही होता है हमारा मूल बिंदु। अब इधर से एक कोई लाइन गुजर रही है, ये लाइन है 6x + 8y - 48। तो इस मूल बिंदु से जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, यानी यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि c का मोड और नीचे √ में ये हो जाएगा हमारे पास a² + b²। इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होता है हमारा a, ये b और ये c। तो c की वैल्यू है -48, इसके ऊपर मोड लगा है √a² b²। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, यानी कितना हो जाएगा टोटल 100 माइनस जब मोड से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस नहीं होता, डायरेक्ट होता है, तो पॉइंट लग जाएगा 4.8 यूनिट ये दूरी होगी। यदि 489 A5 B 6 7 अंकों की एक संख्या है जो 72 से विभाजित है, तो A व B का उच्चतम मान बताएं। तो संख्या लिख लेते हैं पहले, 489 A5 B और 6, ये 72 से विभाजित है। 72 से कोई संख्या भाग होती है, इसका मतलब वो 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। अब 9 से भाग देने का नियम हम जानते हैं, सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, और 8 से विभाजित होने का मतलब है अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे 5 B 6, इसे हमने 8 से भाग देना है, और पूछा क्या है, उच्चतम मान। तो यदि हम B की जगह 9 पुट कर दें तो संख्या बनेगी 596, 8 7 56 और 36 नहीं होगा। यदि B की जगह हम 8 पुट करें तो 8 7 56, 2 26, ये भी नहीं होगा। 7 पुट करें तो 8 7 56 और ये हो जाएगा। तो B की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 7। अब 9 से चेक करते हैं, तो इनकी जोड़ देख लेते हैं। 12 9 21, 21 और 7 28, 6 34 5 39 प्लस A है, और 9 से इसको भाग कर रहे हैं। B का मान हमने 7 पुट कर दिया। तो 39 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए। 39 और 6 45, 45 9 से कट जाता है। इससे बड़ी कोई संख्या लेंगे तो वो 7 8 9 है, लेकिन तब भाग नहीं होगा, तो A की जगह हमें पुट करना होगा 6। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, A का मान 6 और B का मान 7, ये हाईएस्ट है। यदि A की आय B से 40% कम है, तो A और B की संयुक्त आय A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो दो व्यक्ति हैं हमारे पास, A और B, इनमें एक रिलेशन दिया है कि A की आय B से 40% कम है। 40% का भिन्न होता है 2/5, यानी 5 पर 2 की कमी है। अर्थात यदि B की आय 5 है तो A की आय 5 से 2 कम, यानी 3 है। तो 3 और 5 ये A और B की आय हमने निकाल ली है अनुपात में। अब पूछा है A और B की संयुक्त आय। संयुक्त आय मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे। संयुक्त आय दोनों की हो रही है 8। तो संयुक्त आय A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो A से A और B का मान कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 5 ज़्यादा है। हमें पूछा है प्रतिशत में, तो 5 ज़्यादा है, किससे बतानी है, 3 से कितनी ज़्यादा है, तो हम इसका 100 से गुणा करेंगे ताकि प्रतिशत निकल जाए। 500/3, यानी ये हो जाएगा 166 सही, 2/3 प्रतिशत इतनी ज़्यादा है।
कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, और नीचे है कोस 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री। तो कोस और साइन है सभी जगह, तो हम इसमें कोस से पूरी इक्वेशन को भाग दे देते हैं। तो यानी सभी के नीचे हम क्या लगाएंगे, कोस 13 डिग्री, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे भी कोस 13 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा अकेला 1 प्लस इसके नीचे भी क्या है, कोस 13 डिग्री है, साइन बटा कोस होता है 10 और एंगल है 13 डिग्री। ये कोस के नीचे कोस कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस यहाँ भी क्या बन जाएगा 10 13 डिग्री। अब हमें पता है 1 की वैल्यू 10 में होती है, 10 45 का मान 1 होता है, तो इसको हमने लिखा 10 45 डिग्री प्लस 10 13 डिग्री। यही काम इस 1 की जगह लिखेंगे हम 10 45 डिग्री माइन, या नीचे इसको हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं एक बार, 1 को 1 ही लिखा है माइनस 10 13। अब हम देख रहे हैं सभी चीज़ें 10 में आ रही हैं, तो टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, उसकी वैल्यू होती है टेंज a प्लस b। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं केवल 10b है, 10 13 है, 10 45 नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 45। अब ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट बन चुका है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, यानी ये 10a प्लस b के इक्वल होगा। तो a कितना है 45 है और b है 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1058 डिग्री। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कोई दुकानदार उसे 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट पर खरीदता है, 68 रुपये परिवहन में खर्च करता है। वस्तु को यदि वह 600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो वस्तु पर शुरू में MRP लिखा था 600 रुपये, दुकानदार को मिला है पहले 10% की छूट, यानी 90% मूल्य दुकानदार का लग जाएगा पहली छूट पर। 90% का मतलब 90/100। अब इतना मूल्य हो गया, फिर एक और छूट है कितने की 20% की, 20% छोड़ दिया तो 80% तो मूल्य लगेगा। अब ये उस वस्तु ये दुकानदार को इतने रुपए में पड़ी है, लेकिन 68 रुपये परिवहन पर भी खर्च हुआ है, ये भी दुकानदार को देना होगा। अब इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये यहाँ पर 8 छिके 48, या यूँ देखें 6 गुणा 72, ये हो गया हमारे पास, और इसमें हमें 68 भी जोड़ना है। तो 6 दूने 12 और 6 7 42 और 1 43, यानी दुकानदार के लिए वो वस्तु पड़ गई है 500 रुपये की। तो दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया 500, बेची कितने में है दुकानदार ने 600 में। तो कितने का लाभ कमा लिया दुकानदार ने 100 रुपये का, कितने पर 500 पर। प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 20 5 100, यानी 20% लाभ हुआ है दुकानदार को। 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 और त्रिज्या का अनुपात 6:5 है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 2 शंकु है हमारे पास, तो यही दूसरे का होगा फॉर्मूला। तो एक चीज़ देख रहे हैं 1/3 पाई और 1/3 पाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल इतना ही ध्यान रखना है। आगे से ऐसे जो भी क्वेश्चन करें, r का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, पहले की त्रिज्या का अनुपात है 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई है पहले की 5, इनकी गुणा हो गई। दूसरे का जो त्रिज्या है वो है 5 का स्क्वायर, और दूसरे की त्रिज्या ऊंचाई है 3। इसको अब सोल्व कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणा 5, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3, 5 5 25, 3 से कटेगा 12 और 5, यानी उनके आयतन का अनुपात 12:5 है। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपये में 20 के हिसाब से सेब खरीदता है और उन्हें 264 रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो उसने खरीदे हैं 400 के 20 इस रेट से खरीदे हैं, और बेचे हैं 264 में 1 दर्जन इस रेट से। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो फलों की संख्या है, क्वांटिटी है, इसको हमेशा इक्वल करेंगे, यानी जितने लाया है उतने ही बेचेगा, तभी हम लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी इसको हम 3 से गुणा करेंगे और इसको 5 से, तो 20 3 60, 12 5 60, इधर भी हम 3 से और 5 से गुणा कर देंगे। अब उसका क्रय मूल्य हो गया 1200, यानी 1200 में 60 खरीदे थे, और इसको इससे गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20 और 132, 1320 में 60 बेचे हैं। अब वस्तुओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1200 में खरीद कर 1320 में बेचे तो 120 रुपये का लाभ होगा, कितने रुपए पर, क्रय मूल्य पर 1200 पर, 100 से गुणा कर देंगे तो 120 से 120 कैंसिल, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 वोटों से जीत जाता है। कुल कितने वोट डाले गए थे। तो कुल वोट अपने आप में होते हैं 100%। अब जीतने वाले को मिले हैं 78%, इसका मतलब बाकी जो वोट बच गए वो हारने वाले को मिलेंगे। तो 22%, 22 और 78 मिलकर 100 होते हैं, तो 22% हारने वाले को मिले हैं। अब प्रतिशत में देखें तो 78 और 22 में अंतर है
56% का, यानी जीतने वाला उम्मीदवार 56% वोटों से जीता है। लेकिन जब संख्या में बात आई तो 448 वोटों से, तो हम कहेंगे कि 56% की वैल्यू ही 448 है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 448/56। पूछा है कुल कितने वोट डाले गए थे, वो अपने आप में हमेशा होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 56 8 है 448, 8 गुणा 100 यानी 800 वोट डाले गए थे। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन का कितने गुना हो जाएगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। ये उसका पुराना आयतन, फिर हमने त्रिज्या को 2 गुना किया तब भी यही फॉर्मूला होगा। नया आयतन आएगा वो आएगा 4/3 पाई r1³ यानी r1 नई त्रिज्या है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि 4/3 और 4/3 इनका कोई काम नहीं है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। हमेशा हम क्या करेंगे, केवल रेडियस को ही लेंगे, दोनों त्रिज्याओं को। पहले त्रिज्या मान लेते हैं 1 थी तो 1 का क्यूब 1। अब त्रिज्या को हमने 2 गुना कर दिया, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2, 2 की पावर 3 8। यानी पहले यदि आयतन 1 था तो अब नया आयतन क्या हो जाएगा, पिछले आयतन का 8 गुना हो जाएगा। एक ईंट का आकार 25/12/9 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर लंबी 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार में कितनी ईंटें लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि जितनी दीवार का आयतन है 10 गुणा 22.5 गुणा 6, इसको हम भाग दे देते हैं एक ईंट के आयतन से। आयतन के लिए हमें पता है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उनकी गुणा ही करनी होती है। तो सीधा हमने पहले दीवार की जो डायमेंशन थी उनको गुणा कर दी और नीचे लगा दिया ईंट की डायमेंशन से। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ईंट का तो आकार है सेंटीमीटर में और दीवार हमें मीटर में भी दे रखी है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर में है ही, 6 मीटर में हो जाएंगे 600 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 निम्न 225, 9 से 9 कैंसिल, 12 5 60, 5 की 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 ईंटें हमें चाहिए। 47 मिस्त्री एक दिन में 35 दीवार बना सकते हैं, तो इसी प्रकार की 105 दीवारें एक दिन में बनाने के लिए कितने मिस्त्री की आवश्यकता होगी। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m1d1h1/w1, ये इक्वल पुट करना होता है m2d2h2w2। यानी जितना काम हो रहा है वो हम नीचे रखेंगे, बाकी कितने आदमी हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, ये ऊपर रखते हैं। तो पहले देख रहे हैं कितने आदमी हैं, 47 आदमी हैं। कितने दिन में, एक दिन में, घंटे नहीं दिए तो इसको खाली छोड़ दें। और फिर पहला काम कितना काम कर रहे हैं, 35 दीवार बना देते हैं, इसको इक्वल पुट कर देंगे। दूसरी बार कितने आदमी, तो ये तो हमें ज्ञात करने की कितने मिस्त्री हैं और दिन कितना है, एक दिन में ही बनाने हैं, और काम कितना होगा, अब 105 दीवारें बनानी है। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी हैं। 35 दिए 105, 3 की इधर गुणा हो गई, 47 दिए हो जाएंगे, 50 दिए 150 में से 9 घटा दो 141। तो 141 मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। या डायरेक्ट करें, दीवार देख रहे हैं कि 35 बना रहे थे पहले, अब 105 बनानी है, तो 35 का 3 गुना है, 3 गुना दीवारें बनानी है, तो मिस्त्री भी 3 गुना चाहिए, तो 141। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चले तो एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को तय करने में सामान्य समय क्या है। तो चाल का 6/7 चाल का मतलब है कि यदि उसकी हमेशा चाल 7 होती है तो आज वो 6 की स्पीड से जा रही है, या हमेशा यदि उसकी चाल 14 होती है तो आज 12 की गति से। यानी हमेशा इनका अनुपात क्या रहेगा, ये पुरानी चाल हो जाएगी सामान्य और ये आज की चाल है। तो स्पीड हमारे पास आ गई, सामान्य है 7 और आज गई है वो 6 की स्पीड से। अब आते हैं टाइम पर। अब हमें दे रखा है इसी यात्रा को, यानी पहले जितनी दूर जाना था आज भी उतनी ही दूर जाना है, तो डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम लगता है वो स्पीड का उल्टा लगता है। यानी हमेशा यदि 7 की स्पीड से जा रही थी तो 6 टाइम में पहुंच जाएगी, आज यदि 6 की स्पीड से जा रही है तो 7 टाइम लगेगा। या दूसरे शब्दों में कहे, स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कितने टाइम का अंतर है, 1 मिनट बस लेट हो रही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 मिनट लेट हो रही है, तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बस द्वारा इसको तय करने में सामान्य समय क्या है, तो हमेशा सामान्य समय कितना लगता था, 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 6 का 120 मिनट या 2 घंटे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताएं। पहले कहता है क्रय मूल्य का 70%, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब गुणा होता है कि इसका तो 70% और विक्रय मूल्य का 40%, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से हम CP और SP का रेशो बना लेंगे। तो CP SP को यहाँ इधर नीचे ले आएंगे, बराबर क्या बचेगा,
उधर 40% है और नीचे 70% है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब क्रय मूल्य यदि हमारा 4 है तो विक्रय मूल्य है 7। तो कितने का लाभ हो रहा है? वस्तु को 4 में खरीद कर 7 में बेचेंगे तो 3 का लाभ होगा। हमें बताना है प्रतिशत में, प्रतिशत किस पर बनता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 3/4 गुणा 100, 4 से काटेंगे 25 पर, 25 दिया 75% लाभ होगा। ABC एक कार्य को क्रमशः 15, 30, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम पूरा होने से 1 दिन पहले A और 2 दिन पहले B कार्य छोड़ दे तो पूरे कार्य के लिए कितने दिन आवश्यक है? तो पहले तो हमें इनकी अलग अलग कार्य क्षमता ज्ञात करनी होगी। तो A को लगते हैं 15 दिन, B को 30 दिन, C को 20 दिन, एक काम को पूरा करने में अलग अलग। अब हमें पहले तो पूरा काम चाहिए, पूरा काम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इनका एलसीएम मानते हैं। तो 15, 30, 20 का एलसीएम होता है 60। यह मान लिया कि पूरा काम 60 था। अब A अकेला इस काम को 60 काम को 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 15 चौके 60। B एक दिन में कितना करेगा? 30 दूने 60 यानी 2। और C एक दिन में करेगा 3 काम। तो हमने तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल ली है। अब टोटल काम है 60, लेकिन एक चीज़ और दे रखी है कि काम पूरा होने से 1 दिन पहले, तो एक दिन में A 4 काम कर सकता था, ये 4 काम छोड़ के वो 1 दिन पहले चला गया, यानी 60 काम था, 4 और किसका बच गया है? A वाला, ये भी काम करना होगा। प्लस B 2 दिन पहले छोड़ के गया है, B एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 4 काम। तो 4 काम उसका भी बचा हुआ है, यानी अब टोटल काम हो गया 68। ये पूछा है कि पूरे कार्य के लिए कितने दिन आवश्यक हैं? तो 68 काम करना है। तीनों की कार्य क्षमता क्या है इकट्ठी? 4, 2, 6 और 3, 9, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। तो 68 काम करने के लिए उन्हें 68/9 दिन लग जाएंगे। राम 100 पुस्तकें 20 घंटे में बांध सकता है। राम और श्याम 80 घंटे में 600 पुस्तकें बांध सकते हैं। तो श्याम अकेला 60 पुस्तकें कितनी देर में बांध सकेगा? तो पहले हमें राम का दे रखा है कि 100 पुस्तकें कितनी देर में? 20 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी बांधेगा? 5, यानी ये 1 घंटे में 5 उसकी कार्य क्षमता है। इसी तरह राम और श्याम की इकट्ठे कार्य क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो 600 पुस्तकें हैं और दोनों 80 घंटे में बांध सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 पर काटेंगे तो 15/2। ये दोनों की होगी कि दोनों 1 घंटे में 15/2 पुस्तकें बांध सकते हैं। अब श्याम अकेला 60 पुस्तकें, तो पहले हमें श्याम की अकेले की कार्य क्षमता चाहिए। तो राम की अकेले की है 5 घंटे और दोनों की मिलकर है 15/2। तो यहाँ पर या यूँ कहें R की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। तो श्याम की वैल्यू क्या आएगी? 15/2 - 5। इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2। तो शाम की 1 घंटे में कार्य क्षमता है 5/2 पुस्तकें बांधना। अब पुस्तकें बांधनी है 60, कितना टाइम लगेगा? 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 12, 12 दूने 24 घंटे उसे लग जाएंगे 60 पुस्तकें बांधने में। एक छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा छात्र 78% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो पहले छात्र को मिले 50% और 100 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब कि यदि इसे 100 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो 50% + 100 ये है उत्तीर्ण अंक। फिर दूसरा छात्र प्राप्त करता है 78% अंक, लेकिन ये 78% क्या है? उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक हैं। या यूँ कहें यदि हम उत्तीर्ण अंकों में या तो 30% जोड़ दें या डायरेक्ट 130% निकाल दें तो ये 78% के बराबर होगा। तो 130% है, प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 13 की अंदर गुणा होगी तो 13 × 5 = 65 यानी 650%। 13 की 100 के साथ गुणा 1300, इस 10 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो गया 780%। 650 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो 1300 बराबर 780 में से 650 घटाएंगे बचेगा 130%। हमसे पूछा है अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक हमेशा अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो 130 की वैल्यू 1300 है, या यूँ कहें ये इसका 10 गुना है तो 100 का 10 गुना क्या हो जाएगा? 1000। तो अधिकतम अंक है 1000। 5 वस्तुओं के साथ 3 मुफ्त दी जाती हों तो छूट प्रतिशत क्या है? जैसे हमारे पास कोई 5 वस्तुएं हैं, ये जब हम खरीदते हैं तो हमें 3 वस्तुएं ये मुफ्त दी जाती हैं। तो यदि यह माने कि सभी का मूल्य 1-1 रुपये है तो कुल मूल्य हो गया 8 रुपये, लेकिन हमें ये 3 फ्री मिल गई, यानी हमें 8 पर 3 की छूट मिल रही है। इसको हम प्रतिशत बना देंगे तो ये हो गया 300/8, भाग करेंगे तो 8 ये 24, 6 बचेगा 60 हो गया, 8 × 7 = 56, 4 बचेगा 40 हो गया, 8 × 5 = 40। तो 37.5% की छूट हमें मिल रही है।
250 मीटर व 400 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। वे कितने मिनट में एक दूसरे को पार करेंगे? तो एक दूसरे को पार करने का मतलब होता है कि इन्हें अपनी ही लंबाइयाँ तय करनी है। तो कुल लंबाई कितनी तय हो जाएगी? 250 और 400 650 मीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। पूछा क्या है? कितने मिनट में समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। चाल क्या है? एक की 40 है और एक की 30 है, लेकिन क्या कहा है कि एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो ये जो चाल है ये आपस में माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, यानी 10 की गति से ये दूरी तय की जाएगी। अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 650 मीटर है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, तो 18 ऊपर आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 13 बार, यानी 13 गुणा 18, इतनी सेकंड में ये दूरी तय होगी। लेकिन पूछा किस में है? मिनट में है, तो मिनट में बनाने के लिए हम 60 से भाग कर देते हैं, तो 6 से कटेगा ये 3 पर, यहाँ 10 बचेगा, तो 13 × 39/10, यानी 3.9 मिनट में ये दूरी तय होगी। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है, पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दें तो टैंक आधा कब तक भरेगा? तो पहला जो नल है या पाइप है ए, उसको लगते हैं किसी टंकी को भरने 5 घंटे, दूसरा नल खाली करता है उसको लगते हैं 8 घंटे। अब ऐसे सवालों के अंदर पहले हमें यह पता लगाना होगा कि टैंक कितना बड़ा है, तो वो कहाँ से निकालते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। यह मान लिया कि टैंक है वो 40 यूनिट का है या 40 लीटर का है। अब पहला पाइप ए 5 घंटे में इसे भर देता है पूरा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 × 8 = 40, यानी इसका 8 भाग भरेगा 1 घंटे में। दूसरा नल 8 घंटे में सारी को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 8 × 5 = 40। ये जो हमने एक घंटे में इनकी कार्य क्षमता निकाली है, ये इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालना जरूरी होता है, अलग अलग कार्य क्षमता निकालना। अब कहता है दोनों नल एक साथ खोल दें तो टैंक आधा कब तक भरेगा? आधा यानी 40 का आधा हमें भरना है 20। अभी दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, यानी जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में 8 भर देता है, दूसरा 5 निकाल देता है, यानी दोनों मिलकर कितना पानी इसमें डाल रहे हैं? 3। 1 घंटे में 3 डाल रहे हैं, तो 20 भरने में कितने लग जाएंगे? 20/3 घंटे। 2744 का घनमूल, 216 का घनमूल और नीचे है 64/729 का घनमूल, यानी तीसरा रूट। तो 14 की क्यूब हम जानते हैं क्या होता है? 2744 होता है, तो ये क्यूब ही इधर जाकर क्या बनता है? क्यूब रूट बनता है। तो यानी 2744 का क्यूब रूट हो गया 14, 216 का क्यूब रूट होता है 6 और 64 का क्यूब रूट 4 और 729 का होता है 9। आपको घनमूल या घन अच्छे से आने चाहिए। तो अब यहाँ पर 9 है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 14 × 6 × 9, 4 नीचे पड़ा रहेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 से कटेगा 3 पर, 7 × 21, 21 में हो जाएगा 189। ये इसका आंसर है। 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12, इनका हमें चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। समानुपाती का मतलब यानी पहली 2 संख्याएं जिस अनुपात में है वही अनुपात अंतिम 2 संख्याओं का होगा, या दूसरे शब्दों में कहें जो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल होता है वो पहली और चौथी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका उपयोग करते हुए पहले हम दूसरी तीसरी को गुणा करेंगे, और यदि हम इसको पहली से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चौथी संख्या मिल जाएगी, 12 की पावर 35। अब यहाँ देख रहे हैं पावर दोनों की एक जैसी है और बीच में गुणा के निशान है, तो पावर तो ऐड हो जाएगी और ये आधार गुणा हो जाएंगे, यानी 4 × 3 = 12, ऊपर पावर हो जाएगी 12 और 12 = 24, नीचे 12 की पावर 35 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 की पावर 24 गुणा 12 की पावर 11। यहाँ अब देख रहे हैं बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो बातें जुड़ जाती हैं, यानी 24 और 11 को वापस 35 लिखा जा सकता है, यानी 35 के हमने टुकड़े किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि 12 की ये पावर 24 और ये पावर 24 कट जाए, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 12 की पावर 11। यदि ये ऑप्शन में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या एक काम और कर सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर का जो निशान है वो चेंज हो जाता है, 12 की पावर -11, ये भी आंसर होगा। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का HCF ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह फ्रैक्शन में संख्याएं दी हों और HCF ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है, ऊपर की जो संख्याएं हैं जिन्हें हम अंश कहते हैं 1 3 5 7 9, इनका तो हम निकालेंगे HCF, और नीचे के जो हर दे रखे हैं उनका हम निकालते हैं LCM। अब ऊपर देख रहे हैं 1 3 5 7 9 है, इनमें कुछ भी कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है सभी के अंदर, तो इनका HCF 1 हो जाएगा। नीचे LCM निकालना है, LCM के लिए हम देख रहे हैं 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 8 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3, 6 होता है 2 × 3, 4 होता है 2 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 1 है ही। तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेनी होती है जो सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 3 है, सभी में है और सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 3 8। इसके अलावा 5 है
और कहीं नहीं है तो 5 भी लेंगे, और यहाँ 3 है ये और कहीं नहीं है तो एलसीएम में इसको भी शामिल किया जाएगा। तो 1/8 5 40 दिया 120, ये हमारा एचसीएफ होगा। यदि 5 वर्षों के साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 7:10 है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यानी 5 वर्षों में साधारण ब्याज यदि 7 यूनिट बना है तो मूलधन 10 यूनिट बन गया है। तो साधारण ब्याज का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और नीचे हम लगाते हैं 100। तो इस फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज 7 यूनिट कह रहा है तो यही मान लेते हैं कि 7 रुपये ही ब्याज बना है। मूलधन 10 यूनिट दे रखी है तो मान लेते हैं 10 रुपये है। दर हम ज्ञात कर रहे हैं और समय दे दिया 5 वर्ष, नीचे 100 लगाएंगे। अब 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 की 7 के साथ गुणा होगी तो 14% ये ब्याज की वार्षिक दर है। यहाँ पर बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं और पूछा है इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे ही हम कोई गुणा करते हैं, जैसे हमने 14 को 12 से गुणा किया है तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा तो 1 हम 2 गुणा 1 4, उत्तर कितना आएगा 168। तो अंतिम अंक क्या आया है 8 आया है। अंतिम अंक हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, यदि हम 4 को 2 से गुणा करते तो भी हमारे पास क्या आता 8 आता। तो कहने का मतलब इनमें केवल हमें अंतिम अंकों की ही गुणा करनी है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अंतिम अंक 2 है, इसका इकाई अंक 8, उसके बाद 9 और लास्ट में है 4। इनकी फिर गुणा कर देते हैं, 2 8 16, अंतिम अंक 6 आएगा, 9 चौका 36, इसका भी अंतिम अंक 6 आएगा। चिकम छिके 36 का इकाई अंक 6 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। A/B बराबर 5:8, C और B का अनुपात 4:3 है। तो ABC ये तीनों अनुपात हमें एक साथ ज्ञात करने हैं। तो पहले A और B का हमें दे रखा है 5:8, तो इनकी सीध में हम 5 और 8 लिखेंगे। C और B का दे रखा है 4:3, यानी C की जगह 4 है और B की बराबर इक्वल है 3। तो इस तरह से अनुपातों को मर्ज करेंगे। अब ये जो दोनों खाली जगह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ अंक लिखने होंगे। जो खाली जगह उसके बिल्कुल साथ में क्या है 8 है, तो यहाँ भी 8 लिखा जाएगा। यहाँ पर खाली जगह के बिल्कुल साथ है 3, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 3। अब हम सीधी गुणा कर देंगे, तो 5 तिये 15, 8 तिये 24 और 8 चौके 32, ये हमारा आंसर होगा। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो पहले पता लगा लेते हैं कि 180 का 15% कितना होता है। तो 180 गुणा 15% हटाकर नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 पर ये दोनों कट रहे हैं। तो 5 तिये 5 दूने 2 निमे 18, 9 तिये 27। तो 180 का 15% होता है 27। इसमें हमें कुछ जोड़ना है और वो जोड़ कितना होना चाहिए 360 के 20% के बराबर। तो 360 का भी हम 20% निकाल लेते हैं, 2 शून्य से ये दोनों शून्य कैंसिल हो गई, 36 दूना 72। यानी क्वेश्चन ये बन गया 27 में क्या जोड़े कि 72 बन जाए। तो हमें डायरेक्ट पता है 45 जोड़ना होगा, तो ये आंसर है। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से प्रत्येक में से 12 घटा दें और अंतिम 7 संख्याओं में प्रत्येक में 10 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। शुरू में हमारे पास 12 संख्याएं थी, उनका औसत है 60। अब पहली 5 संख्याएं हैं, उन सभी में हमने 12 घटा देना प्रत्येक में से, तो 5 संख्याओं में से हम 60 माइनस कर देंगे और अंतिम 7 हैं उन सभी में हम प्रत्येक में 10-10 जोड़ रहे हैं, तो हम कितना जोड़ देंगे 70। तो टोटल 12 संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ा है 60 घटाया है 10 जोड़ा है, इसका मतलब हमने 10 की वृद्धि की है। ये 10 ही नया औसत बनाएगा। तो ये जो 10 हमने वृद्धि की है ये कितनी संख्याओं पर होगी, सभी 12 संख्याओं पर, या यूँ कहें इसको 2 पर काटें, 5/6 प्रतिशत बना लें। यदि इसको पॉइंट लगेगा तो 50 हो गया, 6 8 48, 2 20, यानी 0.83 की वृद्धि हो गई। तो पूछा नया औसत क्या होगा, पहले 60 था अब 83 बढ़ गया है, तो नया औसत हो जाएगा 60.83।